जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज सोमवती अमावस्या है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर गौदान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव, श्रीहरि, माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। सुबह से पवित्र नदियों में स्नान के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक घाटों पर आस्था का संबंध देखा जा सकता है। सभी भक्त सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। इस खास मौके पर दान पुण्य की भी बड़ी मान्यता होती है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज से सीधी आती हुई ये तस्वीरें। देखिए, आज के दिन गौदान के साथ साथ स्नान दान का भी खास महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या का उत्साह देश भर में देखा जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर आज भक्तों का तांता लगा है और किस प्रकार से संगम पर पहुंचकर आज डुबकी लगाने के लिए सभी आतुर देखे जा सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए यहां पर तमाम भक्तगण आज पहुंचे हुए हैं। आज पीपल के वृक्ष की पूजा का भी काफी महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या को स्नान दान का बेहद महत्व है, इसीलिए आज देश भर के लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिवेणी में डुबकी लगाती हुई तस्वीरें भक्तों की आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए इस वक्त भक्तों की भीड़ जमा है। सुबह से ही, तड़के से ही लोग जो है स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं और दान का भी आज बेहद महत्व माना गया है। तो आज जगह जगह भंडारे भी किए जा रहे हैं। तो सोमवती अमावस्या का उत्साह देश भर में आज देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर पूजा पाठ कर रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रद्धालुओं का आज के खास दिन क्या कहना है। हम प्रयागराज में आए हैं, ग्वालियर से बस आई है। आज सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान करने आए। दान पुण्य किया, सीधा दिया, साड़ी ब्लाउज गंगा जी को पहराया। हम लोग मैनपुरी से आए हुए हैं और आज सोमवती अमावस्या है, यहाँ स्नान करने के लिए आए। वैसे सुहागिन स्त्रियों के लिए ये सोमवती अमावस्या का बहुत पुण्य होता है। आज यहाँ के गंगा स्नान किया, सीधा दिया, गंगा जी की पूजा की। आज सोमवारी अमावस्या पड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग पीपल के वृक्ष की फेरी लगाते हैं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए मन्नत मांगते हैं, पूजा करते हैं। उन्हीं के लिए सोमवारी अमावस्या पूजा की जाती है। हम लोग सुहाग के लिए ये पूजा करते हैं। पीपल के वृक्ष के 14 फेरियां लगाए हैं और यहाँ महाराज जी का दर्शन करने आए थे, तो आज यहाँ हम लोग ये भी कर लिए पूजा पीपल के वृक्ष के। तो आज सोमवती अमावस्या का मौका है। इस मौके पर उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है। पूरे देश में सुबह से श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान और पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं सोमवती अमावस्या क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है। जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है, यानी जिस अमावस्या को सोमवार का दिन पड़ता है, उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके पूजा करने से सुखद वैवाहिक जीवन का, अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा उपासना करने से पितरों की और नवग्रहों की कृपा आपको मिल सकती है। और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन भी है, चंद्रमा का दिन भी है, अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि भी है। तो सोमवती अमावस्या पर शिव जी, चंद्रदेव और पितरों की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो सोमवती अमावस्या पर पूजा उपासना करने से विशेष लाभ मिल सकता है।
तो आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सोमवती अमावस्या पर जानते हैं क्या कुछ किया जाए कि आपको उसका लाभ मिले। आचार्य जी देखिए, आज शिव जी का दिन है, चंद्रमा का दिन है और आज पितरों से आशीर्वाद पाने का भी दिन है, तो बताइए क्या खास उपाय किए जाएं कि उसका पूरा लाभ मिले। देखिए, आज के दिन तो जितना भी हो सके, आज तो एक ऐसा दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव का स्वयं का दिन है, तो आज भाग्य को बदलने का सबसे सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लहाई न जोग यज्ञ जप साधे। बिना देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि देव की कृपा से, देव की आराधना से हमें बाह्य सुख प्राप्त होता है। जो बाहर की हमारी चीजें, हमारे घर में धन इत्यादि हमें कमाने का अवसर प्राप्त होता है, सफलता इत्यादि प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है, लेकिन साथ में जब तक पितरों का आशीर्वाद ना प्राप्त हो तो धन तो आप कमा लेंगे, लेकिन उस धन का जो भोग है आपके जीवन में, जो उस धन का सुख आपको प्राप्त करना है, अगर पितृ का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो दिन हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम एक सातवीं अमावस्या तिथि ही वाकई पितरों की तिथि मानी जाती है, और खास करके यदि सोमवार को प्राप्त हो जाए तो उस पर शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये वो दिन, जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है, सोमवती अमावस्या मानी जाती है, तो ये वो दिन हमारे जीवन के लिए होता है जिस दिन एक साथ देव और पितृ दोनों के आशीर्वाद को श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के दिन वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र में एक वर्णन है कि 96 ऐसे अवसर हैं जिन 96 अवसर पर हम पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 96 शुभ अवसर बताया गया और सोमवती अमावस्या को परम शुभ अवसर बताया गया। 96 शुभ अवसर कौन से थे? एक तो 12 महीने की 12 अमावस्या पितृ के लिए हैं, 15 दिन के पितृपक्ष जो है वो पितरों के लिए बताए गए, साथ में जो चतुर्युग प्रारंभ हुआ उसकी जो तिथियां थी वो बताई गई, जो वनवंतर प्रारंभ हुए वो दिन बताए गए। लेकिन वेद ने कहा इन सभी से अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो आपका सोमवती अमावस्या यदि पड़ जाए तो इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज के दिन सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? मांसाहार इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। देव और पितृ दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मांसाहार इत्यादि के सेवन से बचने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? नशीली पदार्थ के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता होती है। आज के दिन गंगा जल डाल करके ही स्नान करना चाहिए, शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है। गंगा जल डाल करके स्नान किया जाए, साथ में गायत्री मंत्र का बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जप किया जाए और भगवान शिव से और पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना की जाए कि प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ है या आपके प्रति हमारा जो भी अपराध इत्यादि हुआ है उनको क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। अगर इस प्रकार से प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से देव और पितृ इसको दोनों स्वीकार करते हैं और हम पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दिन तिल जो है, स्पेशली सफेद तिल, बड़ा लोग पितृपक्ष में एक गलती किया करते हैं कि पितृपक्ष में जनरली काले तिल का प्रयोग करते हैं। अगर सफेद तिल का प्रयोग किया जाए तो और लाभप्रद होता है। पितृ पूजन में सफेद वस्तुएं बहुत लाभप्रद हैं, लाल वस्तुएं जो है वो पितृ पूजन में निषेध की जाती हैं। तो लाल चीजों का ना प्रयोग करते हुए आज सफेद पुष्प लेकर के, सफेद तिल इत्यादि लेकर के और उसको जल में डाल करके स्नान किया जाए और आज दान इत्यादि किया जाए। बहुत ठीक है आचार्य जी, ये तो चलिए आपने उपायों का जिक्र किया, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा है कि पहले तो ये बता दीजिए कि सोमवती अमावस्या को सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस दिन की खासियत क्यों है? इस दिन की मान्यता क्या है? और आज के दिन बहुत सारे योग बन रहे हैं, उसकी अहमियत हम सबके जीवन में क्या है वो समझाइए जरा। देखिए, आज शिव योग बन रहा है, सबसे बेहतरीन जो योग कहा जाए वो आज शिव योग बन रहा है। आप लोग शायद अपने रिपोर्ट में भी चर्चा कर रहे थे और मैंने भी पंचांग में चेक किया। तो आज शिव योग, सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है? शास्त्र इस प्रकार मानता है कि जो व्यक्ति की गति होती है ना, जब जो व्यक्ति इस संसार में आता है और जब इस संसार से जाता है, अधोगति
उधर गति और अधम गति, 3 प्रकार की गतियों का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत। हमारे शरीर में 75% जल की मात्रा है। जब व्यक्ति इस संसार से विदा को प्राप्त करता है, संसार से जब जाता है, तो वो सबसे पहले चंद्रलोक के अंतर्गत निवास करता है। इस प्रकार का वर्णन जो अंत्योष्टि कर्म इत्यादि के लिए शास्त्र हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो चंद्रमा हमारी मुक्ति के लिए, चंद्रमा हमारे जीवन के यापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अमावस्या का नियम यह है कि यदि मंगलवार अमावस्या पड़े तो उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है, शनिवार को अमावस्या पड़े तो उसको शनिवासरी अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार के वर्णन जरूर शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पितृ मृत के बाद, इस व्यक्ति संसार में मृत के बाद सबसे पहले चंद्रलोक को प्रस्थान करता है, इसलिए सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को चंद्र अमावस्या या सोम अमावस्या के रूप में जाना जाता है, और इसी कारण से यह अमावस्या सबसे ज्यादा लाभप्रद होती है। अगर शिव योग भी बन जाए तो उससे ज्यादा बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है। तो सोमवती अमावस्या क्यों कहा जाता है, जो आपके पास प्रश्न था, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने उत्तर दिया है उससे शायद उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो उससे पूछ सकते हैं। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का भी दिन है साथ में, तो इस कारण से वो शिव योग बन रहा है। तो इस कारण आज का दिन बहुत सुंदर है। आज अपनी आत्मा को, अपने द्वारा किए गए जो हमारे कर्म हैं, उसको ठीक करने का, जो पाप कर्म है, वेद विरुद्ध कर्म है, उसको बेहतर करने का सबसे सुंदर दिन है। जी चलिए राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और देखिए, सोमवती अमावस्या का चूंकि जिक्र हो रहा है, तो कुछ विशेष पूजा पाठ कर पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। धन हानि हो रही हो, इसकी प्राप्ति के लिए उपाय भी किए जा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन क्या विशेष उपाय करके आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। पहला प्रयोग, आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल हो और जीवन साथी की आयु लंबी हो, तो क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और फूल डालेंगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करेंगे, हाथ में पीला सूत लेकर के, और 9 बार इस सूत को पीपल के तने में लपेट देंगे। पीपल के वृक्ष के सामने सर झुकाइए और प्रार्थना करिए कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मेरे जीवन साथी की उम्र लंबी हो, हम लोग बेहतर जीवन जी सकें। ये प्रयोग सोमवती अमावस्या पर दिन के समय में करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या करेंगे? पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखिए। इसके बाद उस पान के पत्ते को धान और हल्दी रख करके तुलसी के पौधे के निकट रख दीजिए या तुलसी के पौधे के जड़ में रख दीजिएगा, और इसके बाद धन प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर ये प्रयोग सोमवती अमावस्या पर आप करते हैं तो आपकी धन संबंधी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण मतलब होता है पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा। तो पितरों के आशीर्वाद के लिए और राहु की शांति के लिए सोमवती अमावस्या पर क्या करेंगे? चावल, दूध और चीनी, इसकी खीर बनाइएगा। मिट्टी के बर्तन में रख करके पहले उस खीर को दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और फिर
अपना चेहरा, अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर करके प्रार्थना करिए और पूर्वजों से प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। इसके बाद इस खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को पात्र समेत दान कर दीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा आपको और राहु से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर खीर नहीं बना पाते, उसमें असुविधा है, तो सफेद मिठाई आप ये लेकर भी पितरों से प्रार्थना करके सफेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं और ऐसा करना भी आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। देखिए, सावन का पावन महीना खत्म हो चुका है, लेकिन गुजराती सावन का महीना अब भी चल रहा है। आज गुजराती सावन का आखिरी सोमवार है, लिहाजा मध्य प्रदेश, मुंबई, खासतौर पे गुजरात में आज शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही उमड़ रहे हैं। महादेव को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अर्चना चल रही है। आपके सामने आस्था और भक्ति से भरी ये 4 तस्वीरें हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही विशेष आरती की गई। गुजराती सावन के आखिरी सोमवार को विधिवत तरीके से महाकाल की भस्म आरती हुई। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के शिवालयों में भी उल्लास और भक्ति का ऐसा ही माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में खास करके पूजा अर्चना करते नजर आए। राजकोट के सर्वेश्वर महादेव मंदिर और सूरत के गंगेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। सितंबर का महीना शुरू हो गया है और बस कुछ दिनों के बाद ही गणपति बप्पा घर घर पधारने वाले हैं। इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व से पहले मूर्तिकारों ने मूर्तियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रतिमाओं पर रंग रोगन का कार्य चल रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की तो यहाँ पर बात ही निराली है। महाराष्ट्र के बाजारों में बप्पा की मूर्तियों को लेकर अलग ही उत्साह और रौनक है। गजानन के जितने नाम हैं, इन मूर्तियों में उन्हें उतने ही रूपों में ढालने की कोशिश की गई है। सबसे खास बात देखने वाली यह है कि मूर्तियां पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। मूर्तिकारों का काम अंतिम चरण में है और अब जल्द ही लोग इनकी खरीदारी करना आरंभ कर देंगे। हमारे देश में शिव भक्तों की आस्था के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कुछ ऐसे शिव मंदिर हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक माने जाते हैं। हम आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है। इस मंदिर की गाथाएं बेहद प्रचलित हैं और सबसे ज्यादा भक्तों को आकर्षित करता है यहाँ होने वाला महादेव का श्रृंगार। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन से 67 किलोमीटर दूर स्थित आगरमालवा, जो कभी अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था, यहीं से महज 5 किलोमीटर दूर इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैजनाथ महादेव का मंदिर है। ये मंदिर मनोहर पहाड़ियों और प्राकृतिक संपदा के बीचों बीच है। वाणगंगा नदी के किनारे स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। खास बात है कि यहाँ होने वाला महादेव का श्रृंगार, सालों से महादेव यहाँ अपने भक्तों को अपने अलग अलग श्रृंगार के दर्शन देते हैं। कभी हिमालय पर्वत तो कभी अर्धनारीश्वर, कभी भांग से तो कभी नारियल से, तो कभी बर्फों के पहाड़, कभी औघड़ तो कभी ड्राई फ्रूट के श्रृंगार से सजे होते हैं यहाँ बैजनाथ महादेव। यहाँ होने वाला हर श्रृंगार भक्तों का मन मोह लेता है। बाबा बैजनाथ मंदिर अपने चमत्कारों को लेके, यहाँ की विभिन्न घटनाओं को लेके प्रसिद्ध है और यहाँ
दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अपने चमत्कारों के साथ साथ कि यहाँ पे नित्य श्रृंगार, बाबा के यहाँ पर नित्य श्रृंगार भी होते हैं। कई भक्त अपनी ओर से यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कराते हैं। बैजनाथ के या महादेव के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उस प्रकार के यहाँ पर श्रृंगार में दर्शन हो। भगवान के पूर्ण श्रृंगार के बाद यहाँ मंत्रोच्चार के साथ आरती की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग 13वीं शताब्दी का है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों के शासनकाल में कर्नल मार्टिन ने करवाया था। कहते हैं कि कर्नल मार्टिन आगर की छावनी स्थित अंग्रेजी फौज की तरफ से सन 1880 में युद्ध करने काबुल गए थे। महीनों बीत जाने के बाद भी जब कर्नल मार्टिन की कोई खबर नहीं आई, तब उनकी पत्नी उनके सकुशल लौटने के लिए यहाँ मन्नत मांगने आई थी। उन्होंने अपने पति के सकुशल लौट आने पर इस मंदिर का निर्माण कराने की मन्नत मांगी थी। कर्नल जब युद्ध से लौटे तो उनकी पत्नी ने कर्नल से कहकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये मंदिर काफी प्राचीन तो है ही, चमत्कारों से भी भरा हुआ है। वैसे तो भोले बाबा की तो पहचान आगे विश्व में है ही, लेकिन हाँ मंदिर की ये विशेष पहचान है कि एक तो ये भारत का पहला मंदिर है जो अंग्रेज द्वारा जीर्णोद्धार का है। दूसरा यहाँ का एक 1931 घटना जो जयनारायण बापजी खुद के रूप में भगवान कोर्ट में गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है और भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे चमत्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं। महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ देश भर से भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं और भगवान के आशीर्वाद के साथ विशेष श्रृंगार से सजे भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं। इस मंदिर की एक जो अलग से विशेषता है, या यूं कहें कि यहाँ जो भक्तों को सर्वाधिक भगवान के बाद आकर्षित करती है वो चीजें यहाँ का श्रृंगार। यहाँ साल भर में अमूमन प्रतिदिन श्रृंगार होता है और हर बार यहाँ पर अलग अलग तरह से श्रृंगार होता है, जिसको देखने के लिए पूरे भारत से भक्त लोग यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन लाभ लेते हैं। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की तो बात ही अलग है। यहाँ के बाजारों में बप्पा की मूर्तियों की रौनक है। गजानन के जितने नाम इन मूर्तियों में, उन्हें उतने ही रूपों में ढालने की कोशिश की गई है। सबसे खास बात यह है कि मूर्तियां पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी देती हैं। बिगड़े काम बनाने वाले, सुख समृद्धि का वरदान देने वाले, सुख करता विघ्न हरता गणपति घर आने वाले हैं। बस कुछ दिन का इंतजार, फिर बप्पा घर घर पधारेंगे, खुशियां लाएंगे। फिलहाल तो बाजारों में रौनक है, क्योंकि यहाँ बप्पा की मूर्ति आकार ले रही है, सज संवर रही है। कहीं रंग चढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं नए नक्श तरह से जा रहे हैं और कहीं हो रहा है सबके लाडले गणपति बप्पा का श्रृंगार। बप्पा के आगमन का ये आनंदोत्सव हर प्रकार से सुखमय हो, इसके लिए बाजारों में भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं, ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो। पूरे देश में अपने लाडले बप्पा का आगमन और उसकी तैयारियां जोरों पर शुरू है। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे इनके बप्पा के प्रतिमाएं बनाने के कारखाने में, जहां आप देख सकते हो कि यहाँ पर बप्पा के ये छोटे छोटे जो प्रतिमाएं हैं जो घर पर स्थापित होने वाले हैं, उन पर आखिरी हाथ कलाकार यहाँ पर लगाता नजर आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बप्पा की ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जो है, प्रतिमाएं जो है, उन पर आखिरी हाथ यहाँ पर कलाकार लगाते नजर आ रहे हैं। बस बप्पा के आगमन को अब कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले
कि बाप्पा की ये सुंदर मूर्ति जो है वो बनाने में कलाकार जुटे हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ही बन रही हैं, खासतौर पर मिट्टी की। हालांकि इसमें मेहनत ज्यादा लगती है और हुनरमंद मूर्तिकार भी जरूरी है। बावजूद इसके पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों का चलन धीरे धीरे कम हुआ है और एक बार फिर से मूर्तिकारों का मिट्टी की मूर्ति बनाने पर जोर है। हमारे यहाँ पर लगभग 15 से 16 टाइप की प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये सब घरगुती है। जैसा आप ये देख रहे हो, ये सब घरगुती बिठाने के लिए हम लोग बना दे और प्योर मिट्टी के काम हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 5 साल से अभी इसमें काम कर रहे हैं। पहले हम लोग पीओपी का बनाते थे, वो तो हमने 5 साल हो गए बंद कर दिया। लेकिन मिट्टी में लेबर बहुत लगता है और स्किल लेबर लगता है, तो कॉस्ट अपन मटेरियल कॉस्ट नहीं पकड़ते, हम लोग लेबर कॉस्ट ज्यादा पकड़ते उसमें। खास बात ये भी है कि घर में विराजमान किए जाने वाली बप्पा की छोटी छोटी मूर्तियों का विसर्जन भी आसानी से हो जाता है। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। इसे घर में ही किसी बड़े बर्तन में पानी रखकर विसर्जित किया जा सकता है। मतलब बप्पा की ये मूर्तियाँ धन धान्य और सुख समृद्धि के साथ साथ बेहतर पर्यावरण का वरदान भी देने वाली है। अमरावती से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे। पेरिस पैरालंपिक में भारत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय महिला धाविका प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। प्रीति ने महिलाओं की 200 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो पैरालंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई है। इसके अलावा पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीट्स का कमाल अभी भी जारी है। पुरुषों की हाई जंप T47 में भारतीय एथलीट निशाद कुमार ने कमाल दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। निशाद ने 2.04 मीटर की इस सीजन की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। पदक भारत के हिस्से में आने का सिलसिला शुक्रवार को शुरू हुआ था, जिसके बाद से भारत के हिस्से में अब तक 7 पदक आ चुके हैं। पेरिस में पैरालंपिक गेम्स से खुशखबरी आई है। पैरा रेसर प्रीति पाल ने भारत को पेरिस पैरालंपिक में 6ठा मेडल दिलाया, तो वहीं निशाद के हाई जंप से भारत को सिल्वर के रूप में 7वां मेडल हासिल हो गया है। देश की महिला पैरा रेसर प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में दूसरा मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T35 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रीति ने इतिहास रच दिया है। वो पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। प्रीति पाल ने रविवार को 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ये पेरिस पैरालंपिक का उनका दूसरा पदक है। प्रीति का पेरिस में भारत का दूसरा पैरा एथलेटिक्स पदक भी है। T35 में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनमें हाइपरटोनिया, अटेक्सिया और एथेटोसिस जैसी समन्वय संबंधी विकार होते हैं। शुक्रवार को उन्होंने पैरालंपिक ट्रैक स्पर्धा में भारत का पहला एथलेटिक्स पदक जीता था। उन्होंने महिलाओं की T35 100 मीटर प्रतियोगिता में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता था। पीएम मोदी ने प्रीति पाल के एक और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रीति पाल द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि, क्योंकि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ अपना दूसरा पदक जीता। ये भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनका समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में निशाद कुमार के हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद भारत ने अब तक कुल 7 मेडल जीत लिए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल अब तक भारत ने पेरिस पैरालंपिक में जीते हैं। अवनी लेखरा ने अब तक इस पैरालंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल जितवाया है। वहीं भारतीय शटलर नितेश कुमार और सुहास यथिराज ने भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पेरिस के अलावा गुड न्यूज जॉर्डन से भी आई है। जॉर्डन में हुई अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश की महिला पहलवानों ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। ये सभी पहलवान हरियाणा की मिट्टी से निकले हैं। इस प्रतियोगिता में सोनीपत की रहने वाली पहलवान काजल भी शामिल है, जिनका वतन वापसी पर कैसे स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें लाए हैं। ये काफिला है स्वागत का, अपनेपन का, खुशी का और प्रोत्साहन का, जो देश की जूनियर पहलवान काजल को लेने सोनीपत से गांव लाट के लिए निकला है। देश की बेटी काजल ने छोटी सी उम्र में ही चाचा की पहलवानी को देखते हुए अखाड़े में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में काजल ने यूक्रेन की पहलवान को 9-2 के अंतर से हराकर विदेशी धरती पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। काजल के पिता टैक्सी चलाते हैं और उसके चाचा ने काजल को इंटरनेशनल पहलवान बनाने के लिए अपने सपनों को भी अधूरा छोड़ दिया। आज काजल के सोनीपत पहुंचने पर खेल प्रेमी उसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ये मैंने जॉर्डन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है सब जूनियर की, और इसका श्रेय मेरे चाचा को जाता है। मेरे चाचा प्रैक्टिस करते तो फिर उनको देख के मैंने पहलवानी चालू की। अब आगे किस तरह की तैयारी? अब अगले साल मेरी जूनियर की और फिर 2028 ओलंपिक का। काजल के चाचा कहते हैं कि उनकी बेटी ने उनका मान बढ़ाया है और देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है। वहीं देश की महिला कुश्ती के कोच रहे कुलदीप मलिक कहते हैं कि काजल जैसी युवा पहलवान देश के लिए मेडल जीतकर आ रही है, ये कुश्ती के लिए अच्छा है और आगामी प्रतियोगिता और ओलंपिक को लेकर काजल को अब और भी तैयार करना है। हमारा जो मकसद है ओलंपिक और आगे आने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और ये लड़की उसके लिए तैयार हो जाएगी और 2028 के अंदर जो ओलंपिक होगा असली टारगेट वो है। और आप लोग इसे हौसला बढ़ाते रहो जैसे आज पब्लिक ने बढ़ाया है। काजल का सोनीपत से लाट तक जबरदस्त स्वागत हुआ। गांव में काजल के सम्मान में कार्यक्रम भी हुआ। काजल इस सम्मान से फूली नहीं समा रही और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार का सपना पूरा करना चाहती है। पवन राठी, सोनीपत, गुड न्यूज टुडे। चलिए अरुणाचल प्रदेश का रुख करते हैं। इन दिनों सोलुंग महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। सोलुंग यहाँ रहने वाली जनजातियों का एक खास उत्सव है जो सितंबर महीने के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। हफ्ते भर ये चलता है। इसमें 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जिसपे पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन होता है। कृषि देवता को प्रसन्न करने से लेकर पुरखों को याद करने तक की परंपरा का पालन इसमें किया जाता है। लोक संस्कृति की अनूठी छटा, लोक गीतों पर थिरकते ये पांव। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की हैं। ये नृत्य और संगीत सोलुंग महोत्सव का है। सोलुंग यहाँ के आदि समुदाय का खास त्योहार है जिसे हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर अच्छी फसल के लिए ये लोग अपने देवता से प्रार्थना करते हैं ताकि खेती अच्छी हो और उनकी समृद्धि बनी रहे। पारंपरिक त्योहार और उत्सव मनाने के लिए यहाँ के गृह मंत्री मामा नातुंग और विधायक तापिर गांव भी पहुँचे और लोगों से अपनी परंपरा को बचाए रखने की अपील की। हम सभी समुदाय को, खास करके हमारा आदि समुदाय जनजाति को सुरक्षित, बीमार हजार ना हो, तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं भगवान को भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपना डायलेक्ट से, अपना ट्राइब का भाषा से हम अपना मम्मी, दादी, अंकुल, आंटी को कहे तो ये एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन से हम समाज को बचाए रख सकता है। लेकिन आज ही हम अगर मम्मी, दादी, अंकुल, आंटी में ही बातेंगे तो हम तो अंग्रेजी हो गया। सोलुंग महोत्सव की पूजा में लोग दुर्भाग्य से बचने और देवी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं और कृषि के देवता को भोग लगाते हैं। अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और नाच गाकर उत्सव मनाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश के इस खास महोत्सव को लेकर यहाँ के लोगों में कई तरह की धारणाएं, कहानियां और मिथक हैं। लेकिन पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते इन लड़के लड़कियों का एक मकसद अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को कायम रखना भी है। इनकी वेशभूषा हो, गहने हो या फिर इनका लोक संगीत और नृत्य, सब यहाँ की जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। हर चीज का अपना महत्व है। जैसे इन लड़कियों का ये ग्रुप डांस, इसे पोनुंग डांस कहा जाता है। इसमें 14 से 18 साल की लड़कियां हिस्सा लेती हैं। इन्हें पोनुंग बोना यानी पोनुंग डांसर कहा जाता है। ये त्योहार समुदाय को एकजुटता, विरासत और समृद्ध फसल की प्रार्थना के लिए एक साथ लाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये त्योहार वहाँ की जनजातीय परंपरा को बनाए रखने की अनूठी मिसाल है, जिसमें खूब सारे रंग हैं, गीत है, संगीत है और नृत्य भी, साथ ही परंपरा का उत्सव है। युवराज मेहता, ईटानगर, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। दलाई लामा ने कहा है कि सुबह का एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल लंच टाइम में। आपको परोसेंगे ढेर सारी अच्छी खबरें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए JNT।